हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आसवन यानी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबसे पहले तो आसवन का सिद्धांत क्या है, आसवन है क्या, इसको हम देखेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई द्रव है, द्रव कार्बनिक यौगिकों का शोधन जो है वो आसवन से किया जाता है। मान ले मेरे पास कोई द्रव है, इस द्रव में कोई अशुद्धि मिली हुई है, इस द्रव में कोई अशुद्धि मिली हुई है। अब हम जब इसको मिश्रण को गर्म करते हैं तो जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये द्रव किस में बदल गया? वाष्प में। और अशुद्धि जो होती है वो आसवन फ्लास्क में ही रह जाती है। तो अशुद्धि रहेगी किस में? आसवन फ्लास्क में। इसका मतलब अशुद्धि जो है वो द्रव से अलग हो चुकी है और ये जो वाष्प बनी है ये पूर्णतः शुद्ध वाष्प है। और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। अब वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो वापस किस में बदल जाता है? द्रव में। और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन या द्रवण कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन या द्रवण कहलाता है। इस प्रकार आसवन जो है वो वाष्पन और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया है। और ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है, यही प्रोसेस जो है आसवन कहलाती है। ये प्रोसेस ही आसवन कहलाती है। तो आसवन में कुल मिला के पहले द्रव को वाष्प में बदला जाता है, अशुद्धि जो होती है वो पीछे ही रह जाती है। अतः जो वाष्प होती है वो पूर्णतः शुद्ध द्रव की होती है। अब उसे ठंडा कर लिया जाता है जिससे वो वापस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और ये जो द्रव होता है ये पूर्णतः शुद्ध होता है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक का शोधन जो है वो आसवन के द्वारा कर लिया जाता है। अब आसवन जो है वो 4 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहला है साधारण आसवन। जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ये साधारण आसवन का ही प्रकार है। एक्चुअल में साधारण आसवन एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या है साधारण आसवन। सबसे पहली बात, साधारण आसवन का यूज कब किया जाता है? जब दो द्रवों के क्वथनांक में (25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का अंतर होता है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का अंतर होता है तो उन दोनों द्रवों का पृथक्करण जो है वो साधारण आसवन के द्वारा किया जाता है। तो उन दोनों द्रवों का पृथक्करण हम साधारण आसवन से करते हैं। कब? जब उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का अंतर है तब। उदाहरण देखें हम तो इसका एग्जाम्पल जो है हेक्सेन और टॉलुइन का मिश्रण है, जिसमें हेक्सेन को मैं शुद्ध करना चाहता हूं। तो हेक्सेन और टॉलुइन का मिश्रण है, तो हेक्सेन है और उसके साथ टॉलुइन है। तो हेक्सेन प्लस टॉलुइन, हेक्सेन प्लस टॉलुइन का मिश्रण है। हेक्सेन का जो क्वथनांक होता है वो 324 केल्विन होता है और जो टॉलुइन का क्वथनांक होता है वो लगभग 384 केल्विन होता है, लगभग 384 केल्विन होता है। तो इनके क्वथनांक में 60 केल्विन या 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर है। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि जब 60 केल्विन ताप का अंतर है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर कैसे हुआ? ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप ताप का अंतर लेते हैं तो चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, वो बिल्कुल बराबर होता है। ताप का अंतर जितने केल्विन है उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। मान लो एक ताप है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक है कितना?
100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 110 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हुआ दोनों में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इनमें जो अंतर होगा वो 10 केल्विन का ही अंतर होगा। कैसे? देखो, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 383 केल्विन। सही है। जब डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं। तो जब इसमें 273 ऐड करेंगे 383 केल्विन हो गया। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 373 केल्विन। सही है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया। अब केल्विन का अंतर देखिए, कितने केल्विन का अंतर है दोनों में? 10 केल्विन का ही अंतर है। तो जितना ताप का अंतर जब हम लिखते हैं तो चाहे हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखें चाहे हम केल्विन लिखें, वो एक ही बात होती है। क्योंकि जब इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो जो अंतर डिग्री सेंटीग्रेड में बना था वही अंतर केल्विन में बनेगा। क्लियर? तो इस प्रकार जो हेक्सेन है वो 324 केल्विन क्वथनांक है उसका, और टॉलुइन जो है उसका क्वथनांक 384 केल्विन है। तो दोनों के क्वथनांक में 60 केल्विन या 60 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। अब साधारण आसवन में क्या करेंगे? एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। ये एक आसवन फ्लास्क लिया, इसमें हेक्सेन और टॉलुइन का मिश्रण डाला है। हेक्सेन और टॉलुइन का मिश्रण डाल दिया। अब ये आउटलेट पाइप होगी एक, ये कोरक लगा दिया ताकि वाष्प साइड से ना निकले। अब इस आउटलेट को आगे संघनित्र से जोड़ा हुआ है। इस आउटलेट को आगे संघनित्र से जोड़ रखा है हमने। तो ये संघनित्र लगा दिया मैंने एक। तो ये संघनित्र है और आगे एक संग्रहण फ्लास्क, कलेक्टिंग फ्लास्क लगा रखा है। अब प्रोसेस समझे क्या होगा। अब हमने क्या किया, इस आसवन फ्लास्क को गर्म करना शुरू कर दिया। आसवन फ्लास्क को गर्म करना शुरू कर दिया। तो हेक्सेन का क्वथनांक कम है, टॉलुइन का क्वथनांक ज़्यादा है। तो पहले हेक्सेन वाष्प बनेगी और हेक्सेन जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठेगी और इस आउटलेट के द्वारा यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ आ जाएगी संघनित्र में। ये जो है संघनित्र है, संघनित्र में आ जाएगी। अब संघनित्र में क्या करते हैं, एक साइड से ठंडा पानी अंदर भेजते हैं। यहाँ से ठंडा पानी अंदर भेजते हैं तो इस एरिया में बिल्कुल ठंडा पानी बहता है जो उस वाष्प को ठंडा किए रखता है। ये बिल्कुल ठंडा पानी होता है जो उस वाष्प को ठंडा किए रखता है, जिससे वाष्प वापस द्रव में बदल जाती है। यहाँ से जो पानी होता है वो गर्म पानी निकलता है, यहाँ से ठंडा पानी भेजा जाता है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है क्योंकि वाष्प का टेम्परेचर जो है वो पानी गेन कर लेता है और वो वाष्प इस पाइप से होती हुई वापस द्रव में बदल जाती है और यहाँ द्रव की बूंदों के रूप में गिरती है। तो इस प्रकार शुद्ध हेक्सेन यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो ये साधारण आसवन था। तो सबसे पहले दो ऐसे द्रव लेने हैं साधारण आसवन में जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ताप का अंतर हो। जैसे हेक्सेन और टॉलुइन है तो इनके क्वथनांक में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर है। तो इनका जो पृथक्करण है या इन हेक्सेन का जो शोधन है ये कह दें हम, वो साधारण आसवन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक आसवन फ्लास्क में हेक्सेन और ये पूरा डायग्राम बनाए, समझने की बात है। सिर्फ यहाँ स्टैंड लगाना बाकी है, तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ स्टैंड लगाना पड़ेगा अपने को, नहीं तो फ्लास्क टिकेगा नहीं। तो हमने हेक्सेन और टॉलुइन के मिश्रण को गर्म करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हेक्सेन जो है वो वाष्प बनकर बाहर आएगी आउटलेट में और बाहर संघनित्र के द्वारा इसका कनेक्शन किया हुआ है। संघनित्र में ठंडा पानी एक ओर से प्रवाहित करते हैं। तो ठंडा पानी क्या करता है, इस वाष्प को ठंडा कर देता है। जो इस आउटलेट पाइप में वाष्प चल रही है वो उसका ताप कम कर देता है, जिससे वाष्प वापस द्रव में बदल जाती है और यहाँ एकत्रित हो जाती है। तो ये साधारण आसवन मेथड था। अब दूसरा आता है प्रभाजी आसवन।
सिद्धांत ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है यदि दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से ज़्यादा का अंतर है तो उनका शोधन या उनका पृथक्करण किस विधि से करते हैं, तो वो विधि है हमारे पास साधारण आसवन। अब दूसरी विधि आती है प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन क्या है देखें, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम का अंतर हो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम अंतर हो, या हम कह दें क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। अगर यूँ दे देता है दो द्रवों के क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर है तो उनका पृथक्करण या उनका शोधन किस विधि से करोगे, तो उनका शोधन प्रभाजी आसवन से करेंगे। उदाहरण पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तो उनका शोधन जो है वो प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। इसके अलावा एसीटोन और मैथिल अल्कोहल, एसीटोन और मैथिल अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एसीटोन व मैथिल अल्कोहल, इनका जो एसीटोन का शोधन, जो एसीटोन में मैथिल अल्कोहल की अशुद्धि मिली हुई है मान लें, तो एसीटोन और मैथिल अल्कोहल इनका जो पृथक्करण कह दें चाहे इनका शोधन कह दें वो प्रभाजी आसवन से ही किया जाता है। एसीटोन का जो क्वथनांक है वो 330 केल्विन है और मैथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक है वह 338 केल्विन है। अब दोनों के क्वथनांक में 8 केल्विन या 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर है। तो क्वथनांक में जब अंतर बहुत कम होता है तो ऐसे द्रवों का पृथक्करण या शोधन जो है वो प्रभाजी आसवन से किया जाता है। अब प्रभाजी आसवन मेथड में क्या करते हैं, यही सेम सिस्टम है, बस आउटलेट में भेजने से पहले, वाष्प को आउटलेट में भेजने से पहले एक प्रभाजक स्तंभ से गुजारा जाता है, एक प्रभाजक स्तंभ से गुजारा जाता है। तो इसमें एक प्रभाजक स्तंभ का उपयोग और किया जाता है। वो प्रभाजक स्तंभ क्या होता है देखें, प्रभाजक स्तंभ एक तरह से एक कॉलम है, ये मान लें मैं प्रभाजक स्तंभ बना रहा हूं, इसमें उस वाष्प को कई बाधाओं से होते हुए गुजरना होता है। इसमें बाधाएं लगी होती हैं, जैसे मान लो मैं कांच की गोलियां ही भर दूं इसके अंदर, तो एक तरह से बाधाएं आ गई हैं वाष्प के मार्ग में, ये कांच की गोलियां भर दी। अब वाष्प को इन कांच की गोलियों से होते हुए आगे बढ़ना होगा, क्लियर। तो ये प्रभाजक स्तंभ होता है, इस तरह का प्रभाजक स्तंभ एक तैयार कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क के ऊपर पहले प्रभाजक स्तंभ लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्या सिस्टम होता है देखिए हम इसमें, तो जैसे ये आसवन फ्लास्क है मेरे पास, अब आसवन फ्लास्क लिया मैंने, ये एक आसवन फ्लास्क है, जिसमें एसीटोन और मैथिल अल्कोहल का मिश्रण भर लिया गया है। एसीटोन व मैथिल अल्कोहल का मिश्रण भर लिया गया इसके अंदर। तो इस प्रभाजक स्तंभ आसवन फ्लास्क में एसीटोन और मैथिल अल्कोहल का मिश्रण भर लिया गया और इसके ऊपर यहाँ प्रभाजक स्तंभ लगा दिया जाता है। तो ये इसके ऊपर प्रभाजक स्तंभ लगा दिया गया। अब इस प्रभाजक स्तंभ में बाधाएं हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मान लो मैंने इसमें कांच की गोलियां भर रखी हैं, तो इसमें कांच की गोलियां भरी हुई हैं प्रभाजक स्तंभ के अंदर। इसमें एसीटोन और मैथिल अल्कोहल का मिश्रण लिया हुआ है, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 केल्विन से कम क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 केल्विन से कम ताप का अंतर है। तो जब इनको हम गर्म करते हैं तो दोनों की वाष्प बनती है, क्योंकि दोनों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर है, तो दोनों की वाष्प बराबर ऊपर उठती है। तो यहाँ एसीटोन की वाष्प भी बनी और मैथिल अल्कोहल की वाष्प भी बनी। अब क्वथनांक किसका कम था, एसीटोन का। तो जब वो इस बाधाओं से गुजर रही होती है तो क्या होता है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, तो एसीटोन तो वाष्प की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे जैसे
इस वाष्प ये वाष्प बाधाओं से गुजरेगी, उसका ताप थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। जब ताप थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा तो वाष्प वापस द्रव में बदलेगी, और सबसे पहले इसकी वाष्प द्रव में बदलेगी क्योंकि इसका क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा था। तो मैथिल अल्कोहल की जो वाष्प होती है वो वापस द्रव में बदलना शुरू हो जाती है, और एसीटोन की वाष्प ऊपर प्रभाजक स्तंभ से क्रॉस होते हुए आगे आ जाती है। फिर आगे वही प्रोसेस होता है, संघनित्र लगा होता है, वही कलेक्टिंग फ्लास्क लगा होता है, संग्रहण फ्लास्क लगा होता है। अब मैथिल अल्कोहल नीचे आ गया, एक बार फिर समझें। अब मान लो मैं इसको गर्म कर रहा था, सपोज कि गर्म करते करते टेम्परेचर हो गया 340 केल्विन, क्योंकि गर्म कर रहा हूँ तो 340 केल्विन टेम्परेचर हो गया गर्म करते करते। तो ये भी वाष्प में बदल गया और ये भी वाष्प में बदल गया, दोनों वाष्प में बदल गए, क्योंकि ये तो 330 केल्विन पर ही वाष्प में बदल गया और ये 338 केल्विन पर वाष्प में बदला, दोनों वाष्प में बदल गए। अब दोनों वाष्प में बदले तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बाधाओं से गुजर रहे होंगे तो इनका ताप थोड़ा थोड़ा घटेगा। अब मान लो 340 से घटकर 339 हुआ, 339 से घटकर 338 हुआ। अब जैसे टेम्परेचर 338 से घटेगा वैसे ही मैथिल अल्कोहल की वाष्प वापस द्रव में बदल जाएगी, तो मैथिल अल्कोहल वापस नीचे आ जाएगा। तो इसमें मुख्य बात ये होती है कि जो अधिक क्वथनांक वाला द्रव होता है वो नीचे की ओर गति करता है प्रभाजक स्तंभ में, और जो कम क्वथनांक वाला द्रव होता है वो प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर गति करता है, और प्रभाजक स्तंभ में ही इन दोनों द्रवों का पृथक्करण हो जाता है। कम क्वथनांक वाला द्रव प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर और अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्रभाजक स्तंभ में नीचे की ओर गति करता है। फिर आगे ये संघनित्र से होते हुए कलेक्टिंग चैम्बर में इसको ले आते हैं। संघनित्र में फिर वही बात कि ठंडा जल प्रवाहित करेंगे जिससे ताप घटेगा, ताप घटते ही एसीटोन वापस द्रव में बदल जाएगा और एसीटोन शुद्ध द्रव के रूप में हमारे को प्राप्त होगा। तो ये साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों पढ़े हमने। तो सिद्धांत क्या है, साधारण आसवन तब यूज किया जाता है जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का अंतर हो, और प्रभाजी आसवन तब यूज किया जाता है जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप का अंतर हो। अब बात करनी है हमने एक तो कम दाब पर आसवन की और एक भापीय आसवन की, कि भापीय आसवन और कम दाब पर आसवन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन। तो अब बात कर रहे हैं हम कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन की। सबसे पहली बात कि कम दाब पर आसवन का शोधन, कम दाब पर आसवन द्वारा हम किस द्रव का शोधन करते हैं, सिद्धांत क्या है इसका। तो कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन द्वारा उन द्रवों का शोधन किया जाता है, उन द्रवों का शोधन किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। यानी ये क्वथनांक पर अगर हम चाहेंगे कि यह वाष्प बन जाए, हम इसे गर्म कर रहे हैं, जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, ग्लिसरॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो क्वथनांक है वो है 563 केल्विन, 563 केल्विन। अब मान लो मैं ग्लिसरॉल को वाष्प बनाना चाहता हूँ, ग्लिसरॉल के साथ कोई ना कोई अशुद्धि मिली हुई है और मैं चाहता हूँ वही बात कि ग्लिसरॉल पहले वाष्प में बदले, जो पहले हमने सिद्धांत पढ़ा था कि ग्लिसरॉल पहले वाष्प में बदले और यहाँ उसकी शुद्ध वाष्प प्राप्त हो जाए, फिर हम उसको ठंडा करें, फिर ग्लिसरॉल मिल जाए। तो ग्लिसरॉल वाष्प में कब बदलेगा, अपने क्वथनांक पर। अब अगर मैं क्वथनांक पर इसको वाष्प में बदलने का प्रयास करता हूँ, 563 केल्विन मैंने ताप कर दिया, तो एक्चुअल में ग्लिसरॉल जो होता है वो अपघटित हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन में, ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन में। तो फिर ग्लिसरॉल जो है वो कभी वाष्प में बदल ही नहीं पाएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि ग्लिसरॉल का क्वथनांक कितना है, 563 केल्विन, तो ये 563 केल्विन पर वाष्प में बदलना चाहिए। लेकिन जब इसका ताप हम 563 केल्विन करते हैं तो ये वाष्प में बदलने के स्थान पर ग्लिसरॉल्डिहाइड और हाइड्रोजन में बदल जाता है। अतः हमें ग्लिसरॉल प्राप्ति नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि 563 पर तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया,
तो फिर ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करें? इसके लिए क्या करते हैं हम, जो मिश्रण होता है इसका, उसका निर्वात कर देते हैं, वहाँ से हम वायु बाहर निकाल देते हैं, जिससे दाब जो होता है वो कम हो जाता है और ग्लिसरॉल जो है वो 453 केल्विन पर ही वाष्प में बदल जाता है। क्योंकि जब दाब कम कर देंगे तो फिर उसका क्वथनांक कम हो जाता है, उसका क्वथनांक कम हो जाता है। तो क्वथनांक हो गया कितना, 453 केल्विन। अब ये 453 केल्विन पर वाष्प बन जाएगा। तो वो टेम्परेचर आया ही नहीं जिस पर वो टूटता है। ग्लिसरॉल कितने ताप पर टूट रहा था, 563 पर टूट रहा था। तो 563 तक ये पहुंचा ही नहीं, 563 से पहले ही बॉईल हो गया। अब ग्लिसरॉल की वाष्प बनेगी जो पूर्णतः शुद्ध होगी। अब हम क्या करेंगे, उसका वही संघनन करेंगे, जिससे ग्लिसरॉल द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। संघनन करेंगे जिससे ग्लिसरॉल जो होगा वो द्रव के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा और ये पूर्णतः शुद्ध होगा। तो कम दाब करने से क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। बाकी प्रोसेस वही है, सिर्फ वहाँ निर्वात उत्पन्न किया जाता है आसवन फ्लास्क में। निर्वात उत्पन्न करने से क्या होगा कि ग्लिसरॉल का साधारण क्वथनांक कितना था, 563 केल्विन। लेकिन अगर हम 563 केल्विन पर ग्लिसरॉल को वाष्प में बदलना चाहते हैं तो वास्तव में वो अपघटित हो जाता है, ग्लिसरॉल्डेहाइड बन जाता है। अतः फिर ग्लिसरॉल मिलना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो हमने क्या किया, दाब कम कर दिया। दाब कम करते ही ग्लिसरॉल का क्वथनांक कम हो गया, वो पहले बॉईल हो गया। अब हम समझे दाब कम करने पर क्या होगा, क्यों क्वथनांक कम हो जाता है, उसको क्लियर करें। पहले तो हमें पता होना चाहिए क्वथनांक है क्या। जनरली हम बोलते हैं कि जिस पर कोई द्रव जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। अब ये मान लो मेरे पास कोई द्रव है, अब इसके ऊपर वायु दाब लगा रही है जो कि वायुमंडलीय दाब है। वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो ये वाष्प में बदलेगा। जब ये वाष्प में बदलेगा तो इसकी वाष्प जो होगी वो वायु पर दाब लगाएगी। अब ये इसकी वाष्प द्वारा वायु पर दाब लगाया जा रहा है। लेकिन अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है तो वाष्प जो होगी वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, यानी ये बॉईल नहीं हो पाएगा। क्योंकि वायु जो होगी वो उसको दबा कर रखेगी, प्रेस करके रखेगी। तो उस समय ये जो लिक्विड है ये बॉईल नहीं हो पाएगा। क्लियर। हम इसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए तो इसकी वाष्प बढ़ती गई, तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ता गया। और एक स्थिति ऐसी आ गई जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बिल्कुल बराबर हो गए। जिस ताप पर यह स्थिति आई, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर होने की, उसी ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। क्योंकि जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं तब ये जो वाष्प होती है, वायु इसको रोक नहीं पाती और ये वाष्प ऊपर उठ जाती है, अर्थात ये लिक्विड जो होता है ये बॉईल हो जाता है। तो बॉईल होने की स्थिति यही है कि वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है तो वो उसको कभी बॉईल नहीं होने देगा। अब हमने क्या किया, इस स्थिति में क्या किया, देखो इस स्थिति में थोड़ा सा सोचें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये मेरे पास लिक्विड था, अब मैंने निर्वात उत्पन्न कर दिया। निर्वात उत्पन्न कर दिया यानी वायुमंडलीय दाब हटा दिया। वायुमंडलीय दाब हटाने के बाद जब मैं इसको गर्म करूँगा तो ये तुरंत बॉईल हो जाएगा, वाष्प भी बनेगी सीधी इसकी। क्लियर। तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो यही कारण है कि जब दाब कम करते हैं, दाब कम करते क्या होगा, वायुमंडलीय दाब समाप्त हो गया। वायुमंडलीय दाब समाप्त होगा तो अब उसको कोई दबा कर रखने वाला है ही नहीं, तो जैसे ही गर्म करेंगे वो बॉईल हो जाएगा। तो इस कारण जब दाब कम किया जाता है तो वो जल्दी बॉईल हो जाता है, यानी क्वथनांक कम हो जाता है। तो पहले ग्लिसरॉल का क्वथनांक कितना था, 563 केल्विन, और दाब कम करने के बाद क्वथनांक कितना हो गया, 453 केल्विन। क्लियर। दाब बढ़ा देंगे तो क्वथनांक बढ़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब कम करने पर क्वथनांक घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो फिर कम दाब पर आसवन बहुत ईजी है। तो ये कम दाब पर आसवन था। आगे का प्रोसेस वही है, उसकी वाष्प बनती है, उस वाष्प को फिर वही संघनित्र से गुजारते हैं, द्रव के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि आसवन फ्लास्क में पहले निर्वात उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन कहा जाता है। तो दाब कम करते ही फिर देख लें, ग्लिसरॉल जो था वो अपने क्वथनांक पर टूट जाता है, अर्थात ग्लिसरॉल नहीं रहता। इसलिए हमने क्या किया, दाब कम कर दिया, जिससे वो
अपने साधारण क्वथनांक से पहले ही बॉईल हो गया 453 केल्विन पर ही, तो वो टूट रहा था 563 पर, तो हमने इसको 563 तक लेकर ही नहीं जाना, उससे पहले ही इसकी वाष्प बना लेनी है। तो उससे पहले वाष्प बनाने का तरीका क्या है कि हम दाब कम कर दें, जिससे क्वथनांक कम हो जाएगा और वो जल्दी वाष्प बन जाएगा, फिर उस वाष्प को आगे द्रव में बदल लेंगे। क्लियर। अब चौथी और अंतिम विधि जो आती है भापीय आसवन, भापीय आसवन या भाप आसवन। भाप आसवन या भापीय आसवन, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहली बात तो भाप आसवन का यूज कब किया जाता है वो देखना है हमने कि कब भाप आसवन को हम काम में लेते हैं। तो भाप आसवन द्वारा उन द्रवों का शोधन किया जाता है जो जल में अविलेय होते हैं। सबसे पहली बात, जो जल में नहीं घुलते, जल में अविलेय होते हैं, भाप में वाष्पशील होते हैं, भाप में वाष्पशील होते हैं, और इनमें जो अशुद्धियां होती हैं वो भाप में अवाष्पशील होती हैं। अशुद्धियां भाप में अवाष्पशील होती हैं और ये द्रव खुद भाप में वाष्पशील होते हैं। यानी जैसे ये भाप के संपर्क में आएंगे ये वाष्प में बदल जाएंगे, पर भाप में संपर्क में आने के बाद इनकी अशुद्धियां वाष्प में नहीं बदलेंगी। तो उन द्रवों का शोधन जो है वो हम भापीय आसवन से करते हैं। उदाहरण एनिलीन, एनिलीन का जो शोधन है वो भापीय आसवन से किया जाता है। एनिलीन, अब एनिलीन का शोधन कैसे करेंगे वो देखें हम। एनिलीन, तो अब एनिलीन को हम डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एनिलीन में जो अशुद्धि है अगर उसको डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वो भी वाष्प में बदल जाएगी और एनिलीन के साथ ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते। तो ये एनिलीन प्लस उसके साथ कोई ना कोई अशुद्धि मिली हुई है। एनिलीन के साथ कोई ना कोई अशुद्धि मिली हुई है। अब इसका शोधन करने का तरीका क्या होता है, देखो ये मेरे पास एक फ्लास्क है जिसमें मैंने जल भर रखा है। ये मैंने जल ले लिया, अब मैंने इस जल को गर्म करना शुरू कर दिया, तो जल से भाप निकलेगी। जल से जो भाप निकलेगी उसको मैं इस पात्र में लाऊंगा, तो जल से जो भाप निकली उसको मैं इस पात्र में ले आया। अब ये भाप अंदर आ रही है, तो जब ये भाप अंदर आएगी तो जैसे ही ये एनिलीन भाप के संपर्क में आएगी तो एनिलीन वाष्प बन जाएगी। भाप में वाष्पशील होना चाहिए वो। क्लियर। तो एनिलीन वाष्प बन जाएगी, पर इसकी अशुद्धि जो होगी वाष्प नहीं बनेगी। अब एनिलीन वाष्प बनकर ऊपर उठेगी और इसको आगे वही सेम प्रोसेस है, संघनित्र से गुजारेंगे, आगे संग्राही में एकत्रित कर लेंगे। तो जल में एनिलीन अविलेय है, जल में अविलेय है और भाप में वाष्पशील है। तो जो द्रव जल में अविलेय होते हैं और भाप में वाष्पशील होते हैं उनका शोधन भाप आसवन के द्वारा करते हैं। तो ये भाप आसवन था। उम्मीद करता हूँ आपको आसवन समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। एनिलीन वाला एक बार फिर बता देता हूँ। एनिलीन को अगर हम डायरेक्ट गर्म करते तो वो अशुद्धि भी वाष्प बन के बाहर निकल जाती। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो होता है वो भाप में वाष्प बन सकता है, तो हम क्या करते हैं जल की भाप इस चैम्बर के अंदर, इस आसवन फ्लास्क के अंदर डालते हैं। तो एनिलीन जैसे ही भाप के संपर्क में आता है एनिलीन वाष्प बन जाता है, अशुद्धि वहीं रह जाती है और एनिलीन शुद्ध वाष्प के रूप में आगे चला जाता है। आगे फिर उसको संघनित्र से गुजारा जाता है जिससे वापस द्रव बनता है और द्रव को एक फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग एनिलीन का शोधन कर सकते हैं। तो ये आसवन टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये चारों आसवन मैंने आपको क्लियर कर दिए। एक बार फिर बता देता हूँ। साधारण आसवन का यूज कब करना है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से ज़्यादा का अंतर होता है। प्रभाजी आसवन कब यूज करना है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम का अंतर होता है। कम दाब पर आसवन कब यूज करते हैं, जब
कोई द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है तो उसके लिए कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन, ये सिद्धांत ही पूछे जाते हैं जनरली। या एग्जाम्पल मैंने एक एक आपको बता दिया है और एक टेबल आपको और दे दूंगा जिसमें सारे कौन से द्रव का शोधन किस विधि से करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। और भाप आसवन का भी यूज करते हैं वे द्रव जो जल में अविलय होते हैं पर भाप में वाष्पशील होते हैं। जल में अविलय और भाप में वाष्पशील होते हैं, उनका शोधन हम लोग भाप आसवन के द्वारा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।